नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपको 100% देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके एनसीईआरटी पैटर्न में आप लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को ईमानदारी के साथ सॉल्व कर लिया तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आपको खंड का देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसे माना जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को सूर्योदय काल माना जाता है। पोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, तो वो आपका था कलकत्ता में स्थित था। ध्रुव सौमनी की विधा क्या है, तो वो आपकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक। बच्चों आप लोग मुझे इसके लेखक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को इसके लेखक की नाम पता है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदुमती मानी जाती है। तो बच्चों इंदुमती जो आपकी प्रथम कहानी मानी जाती है। आवारा मसीह के लेखक कौन है, तो आपको सभी को पता आवारा मसीह के जो आपके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा था, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदि काल को वीर गाथा काल बच्चों कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको भूलना नहीं है। खुमान रासों के रचयिता कौन है, सभी को पता है। इसके रचयिता है दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, तो साकी समद रमैनी। तो यहाँ पर आपका संबंध है तो आप इसको सही जवाब कर देंगे। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो वो आपके माने जाते हैं सरप्पा। कौन माने जाते हैं? सरप्पा माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है, सभी को पता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपको खंड खा, जहाँ पर आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। निम्न गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला कह रहा है गद्यांश का शीर्षक व पाठ लेखक का नाम लिखना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे गद्यांश में क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और साथ साथ में आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए कि लेखक का क्या नाम है और पाठ का क्या नाम है। अगर आपने इतना सही लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक से इतना ही देखते हैं। अगर आपने इतना सही लिख दिया तो उनको ये जानकारी हो जाती है कि बच्चे को वाकई में नॉलेज है, उसे पाठ का नाम पता है, लेखक का नाम पता है, तो कहीं ना कहीं उसको पाठ के बारे में पता होगा, उसने सही लिखा होगा। तो आप कोशिश ये करना कि एग्ज़ाम में कभी भी पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत नहीं होने देना है। इतनी बस बात आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है बस आपको उसको अपने शब्दों में लिख देना है, आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद आपसे यहाँ पर छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर पैराग्राफ से छांट कर दे देने होते हैं, लेकिन आपको कभी भी इस क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना है कि हमको नहीं आ रहा है इसको छोड़ दें, कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर बच्चों आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अथवा वाला भी देख सकते हैं। अगर आप शायद आपको अथवा वाला आ रहा है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला कह रहे शीर्षक व लेखक का नाम लिखना है, मतलब कि आपको शीर्षक का नाम लिखना है और साथ साथ में आपको लेखक का नाम भी लिखना है। ठीक है, सेम आपको वही रहेगा, आपको शीर्षक का नाम मतलब पाठ का नाम
और लेखक का नाम बिल्कुल आपको सही लिखना है। बेसिक रूप से जो कॉपी चेक करते हैं वो यही सिर्फ चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, आपको व्याख्या कर लेनी है। मौन भाषा का संबंध किससे, आपको वो बताना है। कौन सा भाषण व्याख्यान कहलाने योग्य होता है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका पद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पद्यांश एक दिया जाएगा, फिर आपको उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेम आपका वही पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको बताना है। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। फिर आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर दे देना। लेकिन आपको कभी भी ये क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको नहीं आता तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। वैसे बच्चों दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कविता का शीर्षक वही आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है। गोपियों की नृत्य की जो कंडीशन वो कैसी हो गई थी, गोपियों को किस बात का दुख था वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रचना और रचना पर आधारित प्रश्न, मतलब कि यहाँ पर साफ साफ है कि आपको लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखना है। जो आपको आसान लगे वो आप किसी एक लेखक या कवि, किसी एक लेखक या फिर किसी एक कवि का यहाँ पर आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लिखना है, यहाँ पर भी आपको एक लेखक, यहाँ पर एक कवि का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कहानी या नाटक पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बलिदान या आकाशदीप कहानी का आपको सारांश लिखना है। आपने जो नाटक पढ़ा है उसके किसी एक प्रमुख का पात्र के, मतलब जो पात्र होगा, जो आपका हीरो होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। उसकी क्या क्वालिटियाँ थी, क्या खूबी थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न संस्कृत गद्यांश पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, मतलब आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। फिर आप किसी एक का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको श्लोक दिया जाएगा, आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये बच्चों आपको दोनों तैयार कर लें, दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर व्याकरण दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको किसी 2 का यहाँ पर आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग बताना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर आसान लगे वही यहाँ पर आपको कर देना। काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको 2 लिखना है। कुत्ते की मौत मरना काफ़ी आसान है, घी के दिए जलाना ये भी काफ़ी आसान है, इज्जत की मिट्टी में मिलाना ये भी सही है, अंगद का पैर होना, सारे आसान आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पर्यायवाची यहाँ पर देखना है। यहाँ पर कह रहे हैं परमार्थ का पर्यायवाची हो जाएगा आपका परम धन अर्थ। क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ। यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन का होगा पाधन वन। क्या हो जाएगा? पाधन वन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेश का संधि विच्छेद है। सर्वेश का हो जाएगा सर्वधन ईसा। क्या हो जाएगा? सर्वधन ईसा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वधन ईसा। तो सेकेंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आत्मना जो है उसका कौन सी विभक्ति कौन सी वचन, तो आपका आत्मना है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिते, इसमें आपका सप्तमी विभक्तन एक वचन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अंश और अणु में अर्थ बताना क्या, तो अंश मतलब होता है भाग और अणु मतलब होता है किरण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग और अणु। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंश मतलब भाग और किरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियत और नियति, नियत का मतलब निश्चित और नियति का मतलब है भाग। तो यहाँ पर निश्चित व भाग, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक का यहाँ पर आपको 2 अर्थ लिखने हैं। तो काफ़ी आसान इनके आप अर्थ लिख सकते हैं। पहले आपका अंग है, फिर गुरु है, फिर चांद है, फिर ठाकुरा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप किसी दो के यहाँ पर एक के तो आपको सिर्फ दो अर्थ लिखने हैं। इसके बाद आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो करने योग्य हो तो आप लिखेंगे अकर्म, जो आंखों से ना दिखाई पड़े अदृश्य, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण, मानने की इच्छा रखने वाला मान्य। ठीक है। इसके बाद आपको वाक्यों को शुद्ध करना है। थाली में 4 कटोरी हैं, इसका सही आंसर होगा थाली में 4 कटोरियां हैं। क्या लिखेंगे? 4 कटोरियां हैं। ठीक है। इसके बाद आप सही करेंगे वह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है। इसका सही होगा वह आपको केवल 50 रुपये दे सकता है। मोहन में राम को 100 रुपया दिए, नहीं, मोहन ने राम को 100 रुपये दिए। राम और मीना साथ साथ विद्यालय गए, राम और मीना साथ साथ विद्यालय गए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि छंद व रस यहाँ पर आपको बताने, तो काफ़ी आसान है, इनको आप कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ये आपको 100% तैयार करने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके ये फिक्स नंबर होते हैं कि आपको यही पूछा जाएगा। इसके बाद आपका लेखन कार्य है। किसी उद्योग के प्रबंधक को आपको लिपिक पद नियुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। अथवा मैं कह रहे मतदान में हुई जो आपकी गड़बड़ी हो गई, मतलब कि आप चुनाव में खड़े हुए और उसमें हो गई है गड़बड़ी, तो उसको आपको जिला जो आपका निर्वाचन अधिकारी है उसको आपको शिकायत पत्र लिखना है, जो कि अभी हाल फिलहाल में चल रही है। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो निबंध है, कह रहे हैं कि आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दूर संचार में क्रांति, भ्रष्टाचार साहित्य समाज का दर्पण है, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो बच्चों आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। बस बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप निबंध लिखें तो हमेशा हेडिंग बनाकर ही निबंध लिखें, तो आपको अधिक से अधिक नंबर दिए जाएंगे। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है और कम से कम आपको 3 पेज का निबंध लिखकर आना है एग्जाम में। ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।